गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके डायरेक्ट जो है एक फैक्ट्स ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ऐसे चीज़ों को, ऐसे फैक्ट्स को ध्यान रखा करिए। अब हम आते हैं आज के सेशन पे और अपने सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने कितने हस्तियों को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? 27, 28, 29 या फिर 30? करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसा कि 8 मार्च को मनाया गया और इस दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा 29 हस्तियों को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में वर्ष 2020 और 2021 के लिए 29 हस्तियों को 28 प्रतिष्ठित नारी पुरस्कार से सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, पेंडेमिक के कारण जो है वर्ष 2020 और 21 के दौरान जो है इस पुरस्कार को नहीं दिया जा सका था, जिसको जो है इस वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में प्रदान किया जा रहा है। और ये देखा जाए 29 हस्तियों को 28 प्रतिष्ठित नारी पुरस्कार, यानी कि वर्ष 2020 के लिए 14 और वर्ष 2021 के लिए 14। ठीक है, तो 14 पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है 29 हस्तियों को। और देखिए ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने महिलाओं के लिए उत्कृष्ट सेवा की है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए जिन लोगों ने कार्य किया है उनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों का ही यहाँ पे नाम मेंशन है, सभी जो है 29 हस्तियों के नाम नहीं यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहला जो है कि यहाँ पे डॉक्टर ईला लोथ को जो है उनको मरणोपरांत नारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2020 के लिए, और इन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया था, जिस कारण से इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश हमारे लिए स्पेशल है, तो उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश के हैं निर्जा माधव, और इनको नारी शक्ति पुरस्कार वर्ष 2021 का दिया गया है। और उन्हें जो है हिंदी साहित्य के माध्यम से हाशिए के लोगों के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। राधिका मेनन है धारवाड़ कर्नाटक का, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्हें भारतीय मर्चेंट नेवी में उत्कृष्टता और अनुकरणीय साहस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया राधिका मेनन को। और यहाँ पे देखिए बिहार भोजपुर से है अनीता गुप्ता, इनको वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, और इन्होंने यानी कि उन्हें ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश जो खीरी जिले से आरती खराना को दिया गया है नारी शक्ति पुरस्कार 2020 का, और इन्होंने वंचित और आदिवासी महिलाओं के लिए उनके असाधारण कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य खासकर यूपी स्पेशल एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भारतीय मर्चेंट नेवी में जिन्होंने कार्य किया उत्कृष्टता और अनुकरणीय साहस के लिए इन्हें राधिका मेनन, जो कि धारवाड़ कर्नाटक से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? निर्यात, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत की, तो यहाँ पे जो है 23%, 24%, 25% या फिर 26%। तो यहाँ पे देखा जाए एक्सपोर्ट जो हुआ है वो वृद्धि किया है इस वर्ष, ये है 23%। ठीक है, 23% की जो है वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखा जाए कोविड-19 महामारी से उत्पन्न साजो सामान संबंधी चुनौतियों के बावजूद भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में चालू वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल 2021 से लेकर के जनवरी 2022 के बीच में 10 महीनों में जो है वो उसने 23% की वृद्धि दर्ज किया है। ठीक है, भले ही पेंडेमिक की स्थिति थी और इस समय बहुत सारी चुनौतियां जो थी साजो सम्मान की देखा जाए तो उपस्थित थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का जो कृषि क्षेत्र है, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद क्षेत्र है, इसमें जो है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है 23% की वृद्धि हुई, और ये 23% जो है बढ़ करके ये जो व्यापार हुआ है 19.7 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। अगर हम यही पिछले साल की बात करें तो ये कितना था, तो एक साल पहले जो है समान अवधि में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात कितना हुआ था, एक्सपोर्ट कितना हुआ था, 15.97% हुआ था अरब डॉलर का। ठीक है, कृषि और संबंधित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा के
दायरे में उत्पादों का निर्यात अप्रैल से जनवरी 2020-21 में $15,984 मिलियन से बढ़कर के अप्रैल और जनवरी यानी कि 21-22 में देखा जाए तो $19,709 मिलियन हो गया था। ठीक है, तो 23% की वृद्धि दर्ज की गई है कितने एक्सपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स की शुरुआत हुई है? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर जापान? करेक्ट आंसर इज सी है। ठीक है, श्रीलंका और भारतीय नौसेना के बीच में अभ्यास है जिसका नाम है स्लाइनेक्स। तो आज के इस बारे में देखते हैं। तो ये देखा जाए इसकी शुरुआत हुई है 7 से लेकर के 10 मार्च के बीच में हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना है उनके बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम देखिए क्या है, स्लाइनेक्स। ठीक है, और ये इसका 9वां संस्करण था। शुरुआत कहाँ पे? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ष जो कि स्लाइनेक्स जो कि एक श्रीलंका और भारतीय नौसेना के बीच में एक समुद्री अभ्यास है जिसका 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है और ये युद्धाभ्यास के 2 चरण हो रहे हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए 2 चरणों में से किया जा रहा है। पहला चरण जो होगा वो 7 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में। दूसरा चरण जो हो रहा है 9 और 10 ये हो रहा है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए भारतीय नौसेना की ओर से इस अभ्यास में कौन भाग ले रहा है, कौन कौन शामिल है? तो एडवांस यहाँ पे लाइट हेलीकॉप्टर, सीकिंग, INS ज्योति, फ्लीट सपोर्ट टैंकर, डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर जो है इसमें शामिल किया गया है। पिछले वर्ष देखा जाए अक्टूबर 2020 में यानी कि इसके जस्ट 1 वर्ष और पहले 2021 में नहीं 2020 में जो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हुआ था 20 वो 8वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था श्रीलंका के त्रिकोमाली में किया गया था। त्रिकोमाली में इस युद्धाभ्यास का स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास का अगर उद्देश्य देखा जाए तो ये दोनों ही देशों यानी कि भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच में एक बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना जो है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आप मुझे बताइए कि जो सिंगापुर के साथ और जापान के साथ जो है भारत कौन से नौसैनिक अभ्यास करता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए ये भी एग्जाम में जो है मैच द फॉलोइंग आ जाता है। यहाँ पे एक साइड आपको लिख देगा कुछ युद्धाभ्यासों के नाम लिख देगा, एक साइड आपको यहाँ पे कंट्रीज़ लिख देगा, मैच द फॉलोइंग पूछता है। ठीक है, तो इसलिए आपको लगभग ऑलमोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके आपको नाम याद होने चाहिए और जो चर्चा में रहते हैं इस तरह के अभ्यास हो गए ना वो आपको नाम ध्यान होने चाहिए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा साधारण फ़ोन के भुगतान की सेवा UPI 123 पे शुरू की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा? करेक्ट आंसर इज ए है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साधारण फ़ोन यानी कि जो फीचर्स फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है, ये भुगतान सिस्टम होगा। ठीक है, तो किसी को भुगतान करने के लिए जो है अपने फीचर फ़ोन के माध्यम से UPI 123 पे सर्विस के इस्तेमाल कर सकता है और इसकी शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के देखिए वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं और इनके द्वारा UPI 123 पे लॉन्च किया गया है। ये सुविधा जो है वो फीचर्स फ़ोन यानी कि जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं सिंपल से, जो कि स्मार्टफोन नहीं होते हैं, जिसमें इंटरनेट वगैरह भी नहीं चलता, ऐसे फ़ोनों में ये फीचर्स जो है इस्तेमाल किया जा सकता है अपने किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो उसके लिए जो है और आपके पास फीचर्स फ़ोन है तो आप इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको इंटरनेट वाले स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है, वो जो है नहीं है, वे भी अब UPI तो यानी कि जिसके पास इस तरह का फ़ोन नहीं है वो भी अब UPI जो है पेमेंट कर सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार देखा जाए तो UPI 123 पे लॉन्च होने से भारत के करीबन 40 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो फीचर्स फ़ोन यूज़ करते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो फीचर्स फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन लोगों को नहीं आता इस्तेमाल, और खासकर जो वंचित तबके होते हैं, बहुत पिछड़े जो रिमोट एरिया में होते हैं या फिर गाँव वगैरह में लोग होते हैं, और जनरली आप देखे होंगे तो वो फीचर्स फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो है गांव हो गया, कस्बे हो गए या फिर जो छोटे मोटे शहर हो गए उसमें रहने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, वो भी अब क्या कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के, बिना स्मार्टफोन के माध्यम से भी वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो एक तरीके से डिजिटल भुगतान, ठीक है, को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ऑनलाइन पेमेंट के दायरे में लाने का ये एक तरीके से प्रयास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और इसी के तहत UPI 123 पे लॉन्च किया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस एक्ट की था, और इसके जो है किस
रिकमेंडेशन पे, ठीक है, किसकी समिति की सिफारिशों के आधार पे इसकी स्थापना की गई थी, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। वर्तमान में शक्ति कांत दास है। अगर हम क्रम देखें तो ये 25वें क्रम के क्रम भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके कार्यकाल को फिर से बढ़ाया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखा करिए। जितने क्रम होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का क्रम हो गया, ठीक है, लोकसभा का ये कौन सा चल रहा है सेशन, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने बेलग्रेड इंडोर प्रतियोगिता के पोल वॉल्ट में 6.19 मीटर की छलांग लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे या फिर चीन? करेक्ट आंसर इज बी, स्वीडन के हैं ये खिलाड़ी। तो यहाँ पे स्वीडन के ये ओलंपिक चैंपियन है जिनका नाम है मोंडा डुप्लेंटिस, और ये देखा जाए इन्होंने बेलग्रेड इंडोर प्रतियोगिता में 6.19 मीटर की के साथ ही अपना ही रिकॉर्ड, देखिए इसके पहले जो है इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, 6.18 मीटर का रिकॉर्ड छलांग मारी, और यहाँ पे जो है इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बेलग्रेड इंडोर जो प्रतियोगिता है उसमें 6.19 मीटर का इन्होंने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है, मोडा डुप्लेंटिस, और इनका ये देखिए स्वीडन के हैं ये। फरवरी में इन्होंने ग्लासगो में बनाए गए एक 6.18 मीटर के अपने प्रदर्शन को सुधारा है, या फिर अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, ये स्वीडन के हैं ये, मोंडा डुप्लेंटिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, माफ करिएगा, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान या फिर इराक? करेक्ट आंसर सी है, ईरान ने किया है, ठीक है। आप में यहाँ पे जो है ईरान का ये उपग्रह है नूर 2 जिसको प्रक्षेपित किया है। तो यहाँ पे ईरान का देखा जाए एक ये रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ठीक है, जिसका नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा जो है पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊंचाई पर, ठीक है, लगभग 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। प्रश्न आपसे एक बार पूछा था कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है किस देश से संबंधित है? तो ये एक अर्धसैनिक बल है जो कि ईरान में है ये, और इन्हीं के द्वारा एक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया जिसका नाम है नूर 2, और ये पृथ्वी की निचली कक्षा में, यानी कि लगभग पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको सफलतापूर्वक इसका जो है लॉन्च किया गया इस कक्षा में। एजेंसी के अनुसार देखा जाए तो गार्ड ने नूर 2 नामक उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में गेज्ड उपग्रह प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया है। नूर का मतलब होता है फारसी में रोशनी, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये एक 3 स्टेज वाले कायसे कैरियर लॉन्चर के जरिए नूर 2 को सैटेलाइट को नूर 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है, और इसे देखा जाए किस पोर्ट से जो है लॉन्च किया गया था, तो शाहरुद स्पेस पोर्ट। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, शाहरुद स्पेस पोर्ट जो है, स्पेस पोर्ट जो है वो ईरान से संबंधित है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूँकि हम ईरान की बात करें तो आइए थोड़ा सा ईरान का मैप देख लेते हैं। ये आपके सामने मध्य एशिया है, और ये मध्य पूर्व का देश है, कौन? आपका ईरान। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है और जिसकी मुद्रा देखिए ईरानी रियाल है, और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं। ईरान की अगर सीमाओं की बात करें तो ये देखा जाए एक इसकी सीमा जो है कैस्पियन सागर से लग रही है उत्तर में देखा जाए तो कैस्पियन सागर से और अजरबैजान से इसकी सीमा लगती है। उत्तर पूर्व में देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान से, और अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से। अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो गल्फ ऑफ ओमान से, और साथ ही साथ पर्शियन गल्फ से इसकी सीमा लग रही है। और यहाँ पे अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो इराक और तुर्की से इसकी सीमा लग रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ पर्शियन है और गल्फ ऑफ ओमान है, इसको किससे कौन कनेक्ट कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ ऑफ ओमान से, और किसको अलग करता है? यहाँ पे हमने बताया था कितनी बार, ओमान को ईरान से, ठीक है, अलग करता है। ये चीज़ हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे हमें कैस्पियन सागर दिख रहा है, ठीक है। कैस्पियन सागर की अगर बात किया जाए तो ये मध्य एशिया में स्थित यह झील जो है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के हिसाब से, और साथ ही साथ ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी, भले ही इसका नाम सी है, सागर है, लेकिन ये झील है। और चूंकि ये झील है और चारों तरफ से जो है देशों से घिरी हुई है,
आप एटलस खोलिए और देखिए कि कैस्पियन सागर को किन किन देशों से जो है कैस्पियन सागर की सीमाएं लग रही हैं, ये चीज़ आप बताइए मुझे। कैस्पियन सागर हो गया, ब्लैक सी हो गया, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न समझ लीजिए आयोग का फेवरेट प्रश्न है। जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि इन सागरों से किसकी सीमाएं लग रही हैं, तो ये तो एकदम रट डालो, ठीक है। कैस्पियन सागर हो गया, ब्लैक सागर हो गया, काला सागर हो गया, ये सब बिल्कुल ध्यान रखो। मेडिटेरेनियन सी में कुछ छोटे छोटे सागर है उसी से जुड़े हुए, उनकी भी लोकेशन देख डालो। एटलस खोलो और इसके मुझे बताओ कि कैस्पियन सागर का क्या है, ठीक है। और मुझे साथ में आप बताइए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। टाटा इंडस्ट्रीज, अडानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या फिर गेल इंडस्ट्री लिमिटेड। आपने तस्वीर देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि किसने किया है, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की घोषणा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोलने की घोषणा की है। ये घोषणा देखिए रिलायंस इंडस्ट्री की डायरेक्टर हैं और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन है, जिनका नाम है नीता अंबानी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। इनके द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। और ये सेंटर जो है मुंबई के कॉमर्शियल सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला रहेगा। और एक तरीके से ये ऐतिहासिक सेंटर जो है, ये सेंटर जो है एक ऐतिहासिक व्यवसाय यानी कि व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक गंतव्य बनने के लिए तैयार है, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी तस्वीर देख सकते हैं सेंटर की, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र होगा जिसकी स्थापना मुंबई में की जा रही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। इसकी घोषणा देखा जाए तो नीता अंबानी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दान पेंशन अभियान की शुरुआत की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज डी है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दान पेंशन अभियान की शुरुआत की गई है। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है और इसी योजना के तहत इस मंत्रालय ने जो है किसी भी नागरिक को एक असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान करने की अनुमति देने वाले पेंशन दान करें योजना शुरुआत किया, ठीक है। तो किस योजना की, तो जो आपका पेंशन डोनेट स्कीम शुरू की गई है, ये जो शुरू किया गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किया गया है। किसके, कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया। ये डोनेटिव पेंशन कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो 7 माह से लेकर के 13 माह तक चलाया जा रहा है। योजना के तहत जो नागरिक हैं वो घरेलू जो कामगार होंगे यानी कि जो असंगठित क्षेत्र से संबंधित लोग होंगे उनको, उन कामगारों को ड्राइवर, घरेलू नौकरों सहित कर्मचारियों के लिए प्रीमियम का दान कर सकते हैं। यहाँ पे इसी के साथ साथ देखा जाए ये कार्यक्रम जो है 7 से जो 13 मार्च तक, देखिए श्रम मंत्रालय के द्वारा एक आइकॉनिक वीक समारोह चला जा रहा है और उसी समारोह में शुरू किए जाने वाले विभिन्न पहलों का ये हिस्सा है, ठीक है, यह कार्यक्रम। तो किसका यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि दान पेंशन अभियान की शुरुआत जो की गई है, डोनेटिव पेंशन, ये शुरू किया गया है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और किस योजना के तहत किया गया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और इस योजना की शुरुआत मुझे बताइए कि किस वर्ष की गई थी, ठीक है, इस योजना की। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किया गया। अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या फिर बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, बांग्लादेश में किया गया है। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है और ये किया गया है किसके द्वारा, भारतीय उच्चायोग विक्रम दोरास्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर दीपू मोनी के द्वारा किया गया है। इससे देखा जाए इस बैठक से, स्टडी इन इंडिया बैठक से दोनों देशों के मध्य शैक्षिक आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होगा। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की बात किया जाए तो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो योजना है यानी कि कार्यक्रम स्टडी इन इंडिया एक प्रमुख परियोजना थी। इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए दुनिया के जो छात्र हैं, दुनिया से छात्र बिरादरी को आने और भारत के शीर्ष संस्थानों से सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक सीखने का अनुभव एक तरीके कराता है, ठीक है। तो यह देखा जाए जितनी भी जो है इसकी स्थापना के साथ देखा जाए तो जो ये कार्यक्रम है
जितने भी दुनिया के मतलब जो विभिन्न देश हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट को यहाँ एक तरीके से आकर्षित करना, उनको आमंत्रित करना कि आप भारत में आओ, भारत के जो उच्च शिक्षित संस्थान है वहाँ से शिक्षा ग्रहण करो। और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना के बाद स्टडी इन इंडिया से ने जो सार्क कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीका है, जो दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और साथ ही साथ जो मध्य पूर्व में जितने भी 150 देश हैं उनसे जो है छात्रों को आकर्षित किया है इसके बाद देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए स्टडी इन इंडिया की बैठक कहाँ पे किया गया है, बांग्लादेश की ढाका में किया गया है। ठीक है, आते हैं अगले और अपने अंतिम प्रश्न पे। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? टी राजा कुमार, डॉक्टर मार्क्स प्लेयर, गोविंद सक्सेना या फिर गोपाल कृष्ण? करेक्ट आंसर इज यही। देखिए हम लोगों ने कल भी ये चर्चा किया था टी राजा कुमार का। इनको किया गया, इन्होंने देखा जाए यहाँ पे डॉक्टर मार्क्स प्लेयर का स्थान इन्होंने लिया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये सिंगापुर में रहते हैं टी राजा कुमार और इनको दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ध्यान रखिएगा ये काले धन, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसी के अध्यक्ष बनाए गए किसे? टी राजा कुमार को। और इनकी जो नियुक्ति होगी वो 2 साल के लिए निर्धारित की गई है और जो कि इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा और उसके अगले 2 वर्ष यानी कि 2024 तक के रहेंगे। FATF की बात करें तो FATF के पूर्व सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्क्स प्लेयर के स्थान पर चुना गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। ये देखिए क्वेश्चंस हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था और आज आपसे पूछा जा रहा है, इससे आपका रिवीजन होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे, और साथ ही साथ ये भी बताइए इसमें कितने सदस्य देश हैं, भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, साथ में ये भी बताएं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर। जैसा कि मैं रोज बताती हूँ आपको, डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।